नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा सप्तम का भाग एक, इसका हमारी पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें किस तरह से मानचित्राधिकार किसे कहते थे, पांडुलिपियाँ क्या होती थी और नस्तलीक लिपि और सेविस्त लिपि क्या होती थी। यहाँ तक कि 14वीं और शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्की ने अपने वृत्तांत में इसके बारे में पहली बार लिखा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों के द्वारा किन किन प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और 700 और 1750 के बीच में उनके किस प्रकार के उनका क्या खान पीन था और क्या क्या लोग क्या क्या खाते थे और किस तरह से उनकी सामाजिक परिवेश था, उनके सांस्कृतिक गतिविधियाँ किस कारण थी और कैसी थी। आज हम इसमें इस अध्याय में पढ़ेंगे कि उनका क्षेत्र और साम्राज्य कैसा था। क्षेत्र और अध्याय के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उनका क्षेत्र और साम्राज्य कैसा था, कहाँ तक फैला हुआ था उनका साम्राज्य, राजा कैसे थे, उनके राजाओं के क्या नाम थे, उनका साम्राज्य कैसे फैला हुआ था। इसमें पहला है चोल वंश, दूसरा तुगलक वंश, मुगल साम्राज्य। और जैसे जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं, उसी तरह दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 के प्रतिशत में संस्कृति प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय, जिसमें अपन आगे उदाहरण अध्याय 2 में पढ़ेंगे। उसने एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसको? गयासुद्दीन बलबन को। वह एक महान साम्राज्य का शासक था। उसकी सीमा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिणी भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। तो भैया बहनों, इसमें बताया गया है कि गयासुद्दीन बलबन ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया। 1266 से लेकर 1287 तक उसकी अपनी प्रशंसा में उन्होंने संस्कृत में एक प्रशस्ति, जिसका नाम संस्कृत में जो लिखा गया था उसका क्या नाम है, संस्कृत प्रशस्ति लिखा गया था उसने। और उसका शासन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक उसका संपूर्ण भारत में उसका शासन फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिणी भारत भी आ जाता है। गोड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। उसकी सेना ऐसी थी कि वहाँ से रहने वाले लोग भी आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं मानते, परंतु साथ ही ये समझने की कोशिश में लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते थे। तो भैया बहनों, जो हमें इस पाठ में बताया कि इतिहासकार ने अपने विजय के अभियान के दौरान किन किन शासकों को उपमहाद्वीप से भिन्न भिन्न भागों का अधिकार का उल्लेख मिलता है। हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि भाषा और क्षेत्र क्या होता है। इसके बारे में, इसमें भाषा और क्षेत्र के बारे में कवि अमीर खुसरो ने 1318 में इस बात पर गौर किया कि देश की हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, जैसे सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिणी कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में महाबारी, तमिलनाडु में गोड़ी, बंगाल में अवधी, पूरी उत्तर प्रदेश में और हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं में उपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। सबसे पहले भैया बहनों, अपनी संस्कृत भाषा ही चलती थी, जो सबसे प्राचीन भाषा है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखनीय भाषाओं में से आपको एक सूची में बताना है कि उन भाषाओं की सूची में इन सारी भाषाओं के नाम लिखने हैं और उनमें अलग अलग उनके नाम दर्शाने हैं। इसके आगे भैया बहनों में आप पढ़ेंगे कि 1700 तक कई क्षेत्रों, 700 से कई क्षेत्रों में अलग अलग भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, लेकिन उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। इसके आगे जो अध्याय आएगा, जो सबसे पहला अध्याय, इसमें तो आप अपने आप को इसमें अतीत के क्षेत्र के बारे में बताया गया, परंतु राजवंशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम इसी पाठ का अध्याय 9 में विस्तृत जानकारी के लिए अध्ययन करेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराएं चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए इसी में 3 और 4 अध्याय की तालिका है नीचे, इसमें खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले।
अब आगे पढ़ेंगे भैया बहनों हम कि 18वीं सदी में मुग़ल वंश का पतन के ढलान पर था, यानी उनका पतन होने वाला था 18वीं सदी में मुग़ल वंशों का। तो उसके फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। ये इसी पाठ में हम अध्याय 10 में इसके बारे में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी। इसी तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से लगता है जो इस क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं ऐसी प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो इसके आगे हम इसके अब धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उनके कौन कौन से धर्म थे, किसमें मध्यकाल में, ये सारी कौन सी काल की बात है, मध्यकाल के बारे में उनके कौन कौन से धर्म थे, पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल को हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व ने लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक व आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया है वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया है। दैविक तत्व का मतलब होता है कि जो अपने जो पूजा पाठ करते हैं यानी उनके धर्म के प्रति आस्था का होना, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ही समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षण थे, ये इन्हीं के संरक्षण थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं भी किसका आदर करते थे, ब्राह्मणों का आदर करते थे, क्योंकि वो संस्कृत ग्रंथ थे। अपने वेद पुराण उपनिषद ये सब संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं भैया बहनों। तो सभी व्यक्ति जो बड़े राजा होते थे, महाराजा होते थे, सभी किसका, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे, वही उनके संरक्षण होते थे। नए नए शासक थे जो स्वयं की प्रतिष्ठा की चाह में थे, परंतु इन संरक्षणों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। इसमें संरक्षण क्या होता है, यानी कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या विजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद या सहारा देते हैं, उसको कहते हैं संरक्षण करना। इसी युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया, यानी लोग क्या करने लगे, भक्ति पर विश्वास करने लगे। इसमें ईश्वर की कल्पना कैसे प्रेमल इष्ट देवता के रूप में की गई, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में भी इसी अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वह युग था, यानी कौन सा युग, मध्यकालीन युग था, जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा, यानी जो प्रवास करते हैं और अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी व्यक्ति जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करते हैं और वहाँ से निकलकर जब वो दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर भी वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। कुरान शरीफ मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम करना, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, यानी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म को मान्यता प्रदान करते हैं। कई शासक इस्लाम थे और इनमें विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्री अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। सभी, यह हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सभी अपने अपने धर्म की अलग अलग तरह से अपने को, अपनी जनता को बताते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे।
और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामिक न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में इनकी हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत थे कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ये सब इसी किस्म में आता है। अपने शिया सुन्नी जो मुसलमान हैं वो खलीफाओं को प्रमुख देते थे और हिंदू लोग अपने धर्म को मानते थे और मुस्लिम लोग अपने धर्म को मानते थे। इसके साथ साथ जब समय और इतिहास के कालखंडों पर भी उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया तो आगे भैया बहनों पढ़ें कि समय के साथ साथ इतिहास भी बदलता रहता है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी केवल घंटों दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अस्तित्व को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। 19वीं सदी में हमारे अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने इसको 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। वो शासकों का धर्म था, एक ही मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से उस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। तो भैया बहनों हमने पढ़ा कि इसमें धर्म और इतिहास के साथ साथ उनके कालखंडों को भी विभाजन किया गया। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। परंतु पिछले साल जब हमने 6th क्लास की पुस्तक में पढ़ा था तो उसमें प्राचीन समाजों में कई प्रकार का समावेश था। शिकार संग्रह यानी शिकार करते थे। प्रारंभिक दौर कृषि कर्मी, प्रारंभ में लोग कृषि का कार्य करते थे। शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इसी साल जो हम इतिहास में पढ़ेंगे उसमें प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। जो हमने अभी पढ़ा वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ही आता है। इसमें हमने कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में भी विस्तार से जानकारी मिलती है। भैया बहनों, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इतने सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। किससे की जाती है? मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है, क्योंकि आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आश्चर्य यह था कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान उस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसमें यूरोप की व्यापारी कंपनियों को आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इसी पुस्तक को हमने पढ़ते समय परिवर्तन के चिन्हों और या सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देते चले। जब भी संभव इस पुस्तक में हम अपनी जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना हम पिछले वर्ष की पढ़ी हुई पुस्तक या उसकी बातों से भी करने की कोशिश करते हैं कि पिछले वर्ष में क्या परिवर्तन हुए थे इतिहास और अब क्या बदलाव हुए हैं। आज हम अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालते तो देखते हैं कि कुछ बदला है, क्या कुछ वैसा ही है। तो भैया बहनों, जो हमने आपको अभी सिखाया एक इतिहासकार इस अध्याय में कल्पना के रूप में एक विषय जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। भैया बहनों, इसमें जो इस पाठ में मैंने बताए हैं वो जिसके अभ्यास जो प्रश्न है वो आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करना है। इसमें जो पहला प्रश्न है अतीत में विदेशी किसे कहा जाता था, अब विदेशी का मतलब मैंने आपको इसमें पहले पाठ में बताया था। इसके नीचे के जो प्रश्न हैं, नीचे उल्लेखनीय बातें सही या गलत
सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख मिलते हैं। ये सही है या गलत है? सही है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। ये भी सही है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी वनवासी अपनी ज़मीन में उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। ये भी सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। ये भी भैया बहनों ये गलत है। अब इसमें रेगिस्तान है। अभिलेखाकार रखे जाते थे। किस में रखे जाते थे? अभिलेखाकार उसमें अपने दस्तावेज रखे जाते थे। 14वीं शती का एक इतिहासकार था गयासुद्दीन। अब इसमें बताया गया है चौथा, इस उपमहाद्वीप के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें। अब इसमें कौन कौन सी फसलें थी? मक्का, चावल, चाय, कॉफ़ी, है ना। इन चारों के नाम आपको इसमें लिखने हैं। इस काल में कुछ पौधों की परिवर्तन की तालिका दी, जो इसमें मैंने बताया आपको किस किस तरह के इसमें ये थे। इसमें आपको जो 4 रेगिस्तान है ना उपमहाद्वीप के दौरान काल में कुछ नई फसलें कौन सी, तो इस फसलों के नाम आ जाएंगे। इसमें क्या कहते हैं? आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी थे। अब इसमें आपको देख करके इसके सारे प्रश्न उत्तर करने हैं जो इस पाठ में आए हैं। धन्यवाद।